जैसलमेर की तपती रेत के नीचे सिर्फ इतिहास नहीं, 84 गांवों का खौफनाक इंतकाम दफन है। जहां कुलधरा की दीवारों से चीखें आती हैं, जहां खाबा की कोठरियां आज भी प्यासी हैं और जहां हब्बा की राख रूहों को निगल जाती है। आज हम कुलधरा के उस अंधेरे सफर को आगे बढ़ाएंगे जहां हर कदम पर मौत एक नया जाल बुन रही है। अगर दिल कमजोर है तो अभी पीछे मुड़ जाइए, क्योंकि यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी की रफ्तार 100 के पार थी, लेकिन राजीव के कानों में माया की वो आवाज किसी ठंडी सुई की तरह चुभ रही थी। बगल की सीट पर बैठा आर्यन अभी भी अर्धमूर्छित था। उसकी सांसों में अभी भी उस मर्तबान की सड़न बाकी थी। राजीव दांत पीसते हुए, एक गांव, सिर्फ एक। सालम सिंह तो बस मोहरा था, असली खेल तो उन 84 गांवों की मिट्टी में दबी उस अघोरी संधि का है। अचानक रेडियो से संगीत की जगह फफक कर रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे गाड़ी के पीछे कोई भारी चीज घिसट रही हो। राजीव ने रियर व्यू मिरर शीशे में देखा। उसके होश उड़ गए। पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि रेत का एक बवंडर था जो किसी साए की तरह उनका पीछा कर रहा था। आर्यन धीमी आवाज में आंखें खोलते हुए, राजीव, वो मिट्टी हमें वापस बुला रही है। राजीव, चुप रहे आर्यन, हम वापस नहीं जा रहे, हम इस रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे। तभी सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। सफेद धोती, हाथ में एक लकड़ी का डंडा और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। राजीव ने जोर से ब्रेक मारा। टायर चीख उठे। गाड़ी उस बूढ़े से महज 1 इंच की दूरी पर रुकी। राजीव गुस्से और डर में चिल्लाते हुए, पागल हो गए हो? मरना है क्या? वो बूढ़ा आदमी धीरे से गाड़ी की खिड़की के पास आया। उसके शरीर से वही पुरानी सड़न की महक आ रही थी। उसने अपनी बिना पुतलियों वाली आंखें राजीव की ओर की। बूढ़ा कांपती हुई डरावनी आवाज में, सालम सिंह मर गया, पर उसका डर अभी जिंदा है बेटा। कुलधरा की राख ठंडी हुई है, पर खाबा की कोठरियों में अभी भी दिए जल रहे हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? राजीव, तुम कौन हो? बूढ़ा, मैं उस सड़ती हुई विरासत का पहरेदार हूं। जिस त्रिशूल का टुकड़ा तुम्हारी जेब में है, वो सिर्फ एक चाबी है, उन 83 किलो की चाबी जहां आज भी ब्राह्मणों की बेटियां दीवारों में चिन दी गई थीं। आर्यन कांपते हुए, राजीव देखो, इसके पैर। राजीव की नजर नीचे पड़ी। बूढ़े के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था और उसके पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं। बूढ़ा, अगला निमंत्रण खाबा के किले से आया है। वहां की दीवारों से खून नहीं, पानी गिरता है, उन औरतों के आंसू जो आज भी प्यासी हैं। अगर तुम नहीं गए तो आर्यन की रूह वापस उसी मर्तबान में होगी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो बूढ़ा धुआं बनकर गायब हो गया। सड़क अब बिल्कुल खाली थी, लेकिन मील के पत्थर माइलस्टोन पर अचानक लिखा हुआ बदल गया। जहां जोधपुर 200 km लिखा था, वहां अब खून से लिखा था खाबा 5 km। राजीव खंजर को मजबूती से पकड़ते हुए, आर्यन, सीट बेल्ट बांध ले, हमें उन औरतों को आजाद करना होगा। माया ने मुझे चुना है तो मैं इस खेल को खत्म करके ही दम लूंगा। राजीव ने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी अब हाईवे छोड़कर एक कच्ची, काली डरावनी राह पर मुड़ चुकी थी। सामने दूर पहाड़ी पर खाबा का खंडहर खड़ा था, जिसकी खिड़कियों से नीली नहीं बल्कि खून जैसी लाल रोशनी बाहर झांक रही थी। माया की गूंजती आवाज, हिसाब अभी बाकी है राजीव। कैमरा राजीव की गाड़ी के डैशबोर्ड पर है। बाहर घना अंधेरा है और हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक नहीं जा पा रही। रेडियो पर खरखराहट की आवाज आ रही है। राजीव स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए कुलधरा से पीछा छूट गया, पर ये जैसलमेर की हवाएं कुछ और ही कह रही हैं। आर्यन, तुझे महसूस हो रहा है? आर्यन कांपती आवाज में, राजीव, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। वो मील का पत्थर देखा तूने? उस पर खाबा लिखा था, लेकिन वो स्याही से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताजा खून से नाम लिखा हो। अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगता है और गाड़ी झटके खाकर रुक जाती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि दोनों की सांसें साफ सुनाई दे रही हैं। राजीव, धत्त तेरे की, यहीं रुकना था इसे। राजीव गाड़ी से बाहर निकलता है। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। दूर पहाड़ी पर खाबा किले का ढांचा किसी आदमखोर राक्षस की तरह खड़ा है। तभी उसे किले की एक खिड़की में एक धुंधली लाल रोशनी जलती हुई दिखती है।
राजीव, आर्यन बाहर आ। वहां उस बुर्ज पर कोई है। जैसे ही दोनों किले की ओर कदम बढ़ाते हैं, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। ये कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि सैकड़ों औरतों के एक साथ रोने और पायल छनकाने की आवाज है। आर्यन पीछे हटते हुए, भाई ये पायल की आवाज, यहां तो कोई नहीं है। राजीव, यही तो खाबा का श्राप है आर्यन। कहते हैं सालम सिंह ने यहां की औरतों को प्यासा तड़पाया था। आज भी उनकी रूहें पानी नहीं, न्याय मांग रही हैं। दोनों किले के मुख्य आंगन में पहुंचते हैं। वहां एक विशाल पुराना कुआं है। राजीव अपनी टॉर्च कुएं के अंदर डालता है। टॉर्च की रोशनी में दिखता है कि कुएं की दीवारों पर हजारों हाथों के निशान हैं, जो ऊपर चढ़ने की कोशिश में घिस गए हैं। राजीव हैरानी से, ये हाथ, ये सब सजीव लग रहे हैं। तभी कुएं के अंदर से एक सड़ी हुई काली बाह बाहर निकलती है और राजीव का पैर पकड़ लेती है। राजीव चिल्लाता है और नीचे गिर पड़ता है। साया, दीवारों से गूंजती आवाज, ब्राह्मण तुम आ गए? हमें प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। किले के अंधेरे गलियारे से एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। एक विशाल आकृति जिसके हाथ में जलती हुई मशाल और एक पुरानी जंग लगी तलवार है, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। यह जालिम खान की रूह है। जालिम खान, सालम सिंह का आदेश आज भी अटल है। खाबा की सीमा में घुसने वाला हर जिंदा जिस्म इस कुएं की भेंट चढ़ेगा। राजीव अपना खंजर निकालता है, जिसकी चमक अब नीली पड़ चुकी है। माया का त्रिशूल उसकी जेब में कांपने लगता है। राजीव, तो फिर जंग शुरू हो चुकी है जालिम खान। राजीव का पैर उस सड़ी हुई बाह ने जकड़ रखा है, जो उसे कुएं की गहराई की ओर खींच रही है। आर्यन पत्थर की तरह जम गया है, उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही है। राजीव चिल्लाते हुए, आर्यन खड़ा क्या देख रहा है? पत्थर उठा और इस हाथ पर वार कर। आर्यन होश में आता है और एक भारी पत्थर उठाकर उस काली बाह पर दे मारता है। एक भयानक चीख गूंजती है और हाथ वापस अंधेरे में समा जाता है। राजीव हाफते हुए खड़ा होता है, लेकिन तभी सामने से जालिम खान की विशाल परछाई उसके ऊपर छा जाती है। जालिम खान के हाथ की मशाल से नीली आग की लपटें निकल रही हैं। उसका आधा चेहरा कंकाल जैसा है और उसकी आंखों से खून टपक रहा है। जालिम खान धीमी और भारी आवाज में, कुलधरा की मिट्टी ने तुम्हें छोड़ दिया, पर खाबा की प्यास तुम्हें निचोड़ लेगी। यहां पानी नहीं, सिर्फ आंखों का पानी और रगों का लहू बहता है। जालिम खान अपनी भारी तलवार हवा में लहराता है। जैसे ही तलवार जमीन से टकराती है, पूरे किले की दीवारों से खून जैसा लाल पानी तेजी से बहने लगता है। देखते ही देखते आंगन में टखनों तक लाल पानी भर जाता है। राजीव अपनी जेब से माया के त्रिशूल का वो चमकता हुआ टुकड़ा निकालता है। जैसे ही वो टुकड़ा उस लाल पानी के संपर्क में आता है, पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। राजीव, ये तेरा भ्रम है जालिम। ये पानी नहीं, उन औरतों का दर्द है जिसे तूने हथियार बना लिया है। आज ये दर्द ही तुझे खत्म करेगा। राजीव बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और अपना खंजर जालिम खान के सीने की ओर चलाता है, लेकिन जालिम खान हवा में गायब हो जाता है और राजीव के पीछे प्रकट होता है। जालिम खान राजीव का गला पीछे से पकड़ लेता है। अचानक राजीव को महसूस होता है कि उसके शरीर का सारा पानी सूख रहा है। उसका गला चटकने लगता है, होंठ फटने लगते हैं और आंखें अंदर धंसने लगती हैं। यह जालिम खान की प्यास का श्राप है। आर्यन, राजीव, तुम्हारी खाल सफेद पड़ रही है। राजीव की ताकत जवाब दे रही है। तभी उसे माया की वो बात याद आती है। वो तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से लड़ता है। राजीव अपनी सारी बची हुई ताकत लगाकर त्रिशूल के टुकड़े को अपने ही खून से सने खंजर से जोड़ देता है। एक जोरदार धमाका होता है। त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी जालिम खान के चेहरे पर पड़ती है। वो दर्द से कराह उठता है। राजीव फटी आवाज में, आर्यन, वो मटका जो कोने में रखा है उसे तोड़। आर्यन भागकर उस पुराने मिट्टी के मटके को लात मारता है। जैसे ही मटका टूटता है, उसमें कैद सैकड़ों रूहों की चीखें एक साथ बाहर निकलती हैं और जालिम खान को घेर लेती हैं। जालिम खान, नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये प्यासी औरतें आजाद कैसे? दृश्य धुंधला होने लगता है। जालिम खान उन रूहों के बीच फंस गया है। राजीव जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर बुरी तरह थक चुका है।
आंगन में खड़ा जालिम खान धुएं की तरह गायब हो चुका है, लेकिन उसकी गर्जना अभी भी दीवारों से टकरा रही है। राजीव की हालत खराब है, उसका गला अभी भी प्यास के श्राप से सूख रहा है। अचानक कुएं के ठीक बगल में एक भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप खिसकता है, जिससे नीचे की ओर जाती हुई संकरी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। आर्यन कांपते हुए, राजीव मत जाओ, वहां नीचे सिर्फ मौत है। ये सीढ़ियां, ये पाताल की ओर जा रही हैं। राजीव त्रिशूल के टुकड़े को कसकर पकड़ते हुए, उसने हमारी रूहों को नहीं, हमारी हिम्मत को डराया है आर्यन। अगर आज हम नीचे नहीं गए तो खाबा की ये औरतें कभी आजाद नहीं होंगी, और जालिम खान, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। दोनों मशाल जलाकर नीचे उतरते हैं। सीढ़ियां चिपचिपी हैं और दीवारों पर इंसानी नाखूनों के निशान हैं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की नाकाम कोशिश की हो। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, रोने की आवाजें साफ होने लगती हैं। आर्यन भाई, ये आवाजें, ये तो औरतों की सिसकियां हैं। नीचे पहुंचते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंचते हैं। वहां लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए पिंजरे लटक रहे हैं। हर पिंजरे में एक धुंधली परछाई है। ये उन ब्राह्मण कन्याओं की रूहें हैं जिन्हें सालम सिंह और जालिम खान ने यहां कैद किया था। अचानक कोठरी के चारों कोने से आग की लपटें निकलती हैं। जालिम खान एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना है। उसका निचला शरीर एक विशाल बिच्छू जैसा है और हाथ में वही पुरानी तलवार है। जालिम खान हंसते हुए, तुम खुद मेरे जाल में आ गए। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यहां सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। इन रूहों का जो हाल हुआ वही तुम्हारा भी होगा। जालिम खान अपनी तलवार से एक पिंजरे पर वार करता है। पिंजरा टूटता है और उसमें से एक काली रूह निकलकर राजीव पर हमला करती है। वो रूह सम्मोहित है, उसे जालिम खान ने अपना गुलाम बना लिया है। राजीव उस रूह से लड़ना नहीं चाहता। वो अपना त्रिशूल का टुकड़ा ऊपर उठाता है। राजीव, ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है जालिम, ये तुम्हारी शिकार हैं, इन्हें आजाद कर। राजीव को याद आता है कि इन रूहों को शांत करने के लिए शुद्ध जल की जरूरत है, लेकिन यहां पानी कहां? उसने देखा कि कोठरी की छत से वही लाल आंसू टपक रहे हैं। राजीव अपना खंजर निकालता है और अपने हाथ की हथेली पर गहरा घाव करता है। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? राजीव, पवित्र खून ही इस अपवित्र प्यास को बुझा सकता है। राजीव अपना खून उन पिंजरों की जंजीरों पर छिड़कता है। जैसे ही उसका खून जंजीरों को छूता है, वे मोम की तरह पिघलने लगती हैं। कैद रूहें अचानक शांत हो जाती हैं और उनकी आंखों की लाल चमक सफेद रोशनी में बदल जाती है। आजाद हुई रूहें अब जालिम खान की ओर मुड़ती हैं। जालिम खान डर के मारे पीछे हटता है। जालिम खान, नहीं, पीछे हटो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। एक रूह, गरजती हुई आवाज, मालिक नहीं, तुम हत्यारे हो। हजारों रूहें एक साथ जालिम खान पर टूट पड़ती हैं। वे उसे जंजीरों में जकड़ लेती हैं और उसे उसी काल कोठरी की दीवारों में खींचने लगती हैं। जालिम खान की चीखें धीरे धीरे पत्थर के अंदर दब जाती हैं। कोठरी ढहने लगती है। राजीव और आर्यन बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन राजीव के हाथ का घाव भर नहीं रहा है। उस पर काला निशान उभर आया है। राजीव और आर्यन खाबा की सरहद पार कर चुके हैं। राजीव स्टीयरिंग पकड़े हुए है, लेकिन उसका बायां हाथ जिस पर उसने खुद को जख्मी किया था, अब नीला पड़ता जा रहा है। पट्टियों के नीचे से काली नसें बाहर की ओर उभर रही हैं। आर्यन घबराकर, राजीव, तेरा हाथ, वो काला निशान फैल रहा है। ये सिर्फ जख्म नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जहर तेरी रगों में दौड़ रहा है। राजीव दांत पीसते हुए, ये जालिम खान की आखिरी चाल थी आर्यन। उसने अपनी प्यास मेरे खून में घोल दी है। अगर सूरज ढलने से पहले हम हब्बा नहीं पहुंचे तो शायद मैं खुद एक साया बन जाऊंगा। हब्बा गांव का प्रवेश द्वार, सामने एक उजाड़ गांव नजर आता है जहां हर घर की दीवारों पर जलने के काले निशान हैं। हब्बा, यहाँ की मिट्टी से सौंधी खुशबू नहीं, बल्कि कुछ जलने की तीखी गंध आ रही है। गांव के बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड है जो हजारों सालों से ठंडा पड़ा है, पर उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। आर्यन, यहां तो हर तरफ राख है, जैसे पूरा गांव एक साथ चिता पर चढ़ गया हो। गांव की एक गली से एक अधमरा सा आदमी रेंगते हुए बाहर आता है। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई हैं और आंखें गड्ढों में धसी हुई हैं। वो राजीव का काला हाथ देखकर चौंक जाता है। तो तुम प्यास लेकर आए हो?
यहां हब्बा में तो सिर्फ भूख का राज है बेटा। तुम गलत जगह आ गए। राजीव, इसका इलाज क्या है? मेरा हाथ पत्थर होता जा रहा है। बूढ़ा कांपती उंगली से अग्निकुंड की ओर इशारा करते हुए, इस कुंड की राख ही तेरा घाव भर सकती है, लेकिन याद रखना, ये राख मुफ्त में नहीं मिलती। इसे खिलाने के लिए तुझे अपनी सबसे प्यारी याद की आहुति देनी होगी। क्या तू तैयार है अपनी यादें मिटाने के लिए? राजीव उस दहकते हुए ठंडे अग्निकुंड के पास पहुंचता है। जैसे ही वो अपना काला हाथ राख के करीब ले जाता है, उसे अपनी माँ, अपने घर और अपने बचपन की धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। वो यादें धुएं की तरह उड़कर कुंड में गिरने लगती हैं। आर्यन, राजीव, रुक जा। अगर तूने सब भुला दिया तो तू कौन है ये कैसे याद रखेगा? राजीव, अगर मैं नहीं बचा आर्यन, तो ये 84 गांव कभी आजाद नहीं होंगे। ये सौदा मुझे मंजूर है। अचानक कुंड से एक विशाल आग की लपट निकलती है और राजीव के हाथ को जकड़ लेती है। राजीव दर्द से चीख उठता है, लेकिन वो काला निशान धीरे धीरे जलकर राख होने लगता है। जैसे ही निशान मिटता है, गांव की जमीन फटने लगती है। राख के ढेर से एक नया शैतान बाहर निकलता है, भस्मासुर का अंश। उसका पूरा शरीर कोयले जैसा काला है और वो आग की लपटें उगल रहा है। भस्मासुर, राख की आवाज। मेरी भूख मिटाने के लिए यादें कम पड़ गईं ब्राह्मण, अब मुझे तेरा मांस चाहिए। राजीव अग्निकुंड के पास खड़ा है। उसका हाथ अब काला नहीं है, निशान मिट चुका है, लेकिन उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी और खाली हैं। वो अपने हाथ में थमे माया के त्रिशूल को ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई मामूली लोहे का टुकड़ा हो। आर्यन राजीव को झकझोरते हुए, राजीव उठ, देख सामने वो राख का शैतान हमें निगलने आ रहा है। हमें यहां से निकलना होगा। राजीव अजनबी नजरों से देखते हुए, कौन राजीव? तुम कौन हो? और मैं यहां इस श्मशान में क्या कर रहा हूं? आर्यन का दिल बैठ जाता है। हब्बा की भूख ने राजीव की सबसे कीमती चीज, उसकी पहचान, छीन ली है। दृश्य 2। भस्मासुर का तांडव। राख के ढेर से निकला वो विशाल कोयले जैसा शैतान भस्मासुर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वो जहां कदम रखता है वहां की जमीन जलकर काली हो जाती है। उसके मुंह से पिघला हुआ लावा टपक रहा है। भस्मासुर गरजते हुए, जिसकी यादें मिट गईं, उसका अस्तित्व मेरा है। ब्राह्मण, तेरी रूह अब मेरी भूख मिटाएगी। वो अपना विशाल हाथ हवा में लहराता है और आग का एक गोला आर्यन की ओर फेंकता है। आर्यन फुर्ती से कूदकर खुद को बचाता है, लेकिन वो जानता है कि वो बिना राजीव के इस दानव से नहीं लड़ सकता। आर्यन पागलों की तरह अपनी जेबें टटोलता है। उसे अचानक वो पुरानी तस्वीर मिलती है जो उन्होंने कुलधरा से निकलते वक्त गाड़ी के डैशबोर्ड से उठाई थी। वो तस्वीर राजीव के बचपन की है, जिसमें उसकी मां ने उसे वही त्रिशूल जैसा दिखने वाला एक खिलौना दिया था। आर्यन, राजीव, ये देख, ये तू है और ये तेरी मां है। तुझे याद है उसने क्या कहा था? तू इस मिट्टी का रक्षक है। राजीव उस तस्वीर को देखता है। उसके दिमाग में बिजली सी कड़हती है। धुंधली यादें वापस आने की कोशिश करती हैं, लेकिन भस्मासुर उसे मौका नहीं देता और राजीव को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है। आकृति, जैसे ही भस्मासुर की तपिश राजीव के शरीर को छूती है, राजीव के अंदर दबा हुआ डर गुस्से में बदल जाता है। उसे अपनी पहचान याद नहीं आती, लेकिन उसे अपना मकसद याद आ जाता है, बुराई का विनाश। राजीव आंखें बंद करके चिल्लाते हुए, मैं कौन हूं ये मुझे याद नहीं, पर तू क्या है ये मुझे दिख रहा है। तू सिर्फ राख है और राख हवा में उड़ जाती है। राजीव अपनी पूरी ताकत से माया के त्रिशूल के टुकड़े को भस्मासुर के छाती के बीचों बीच घोंप देता है। त्रिशूल से एक ठंडी नीली रोशनी निकलती है जो भस्मासुर की आग को बुझाने लगती है। अंत भस्मासुर चीखने लगता है। उसकी आग ठंडी पड़ रही है और उसका विशाल शरीर फिर से साधारण राख के ढेर में बदलने लगता है। देखते ही देखते पूरा गांव एक सफेद धुएं से भर जाता है। जब धुआं छंटता है तो भस्मासुर गायब हो चुका होता है और चारों तरफ सफेद राख की चादर बिछी होती है। राजीव घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके सिर में तेज दर्द है, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक वापस आ गई है। राजीव हाफते हुए, आर्यन, वो तस्वीर दिखा मुझे। आर्यन राहत की सांस लेते हुए, भाई तू वापस आ गया। हब्बा की आग तो शांत हो गई, पर राजीव के हाथ की तिजोरी अब पाली गांव का वो राज उगलने वाली है
जिसने सदियों से ब्राह्मणों की रूहों को चैन नहीं लेने दिया। क्या राजीव अपनी यादों के बिना इस जंग को जीत पाएगा, या पाली की गलियों में उसका वजूद हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? अगर आपको ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप पाली गांव का रहस्य जानने के लिए तैयार हैं। अगली कड़ी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, अंधेरा आपके पीछे ही खड़ा है।